हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 4 की फर्स्ट पार्ट की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जिसके अंदर यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ाया है। और साथ ही मैं कोशिश करूंगी आपको नेक्स्ट 2 वीडियोस के बाद आपको बाय फेस और नोट्स के थ्रू मैं वीडियो अवेलेबल कराऊं। तो अगर अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में आपको नोट्स के थ्रू मैं वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक आसियान। तो आप सभी ने पढ़ा था कि जो यूरोपीय संघ है तो वो कैसे बना था। तो यूरोपीय संघ यूरोप की कुछ कंट्रीज़ ने आपस में अपने आप को एक साथ मिलाया और अपना विकास करने के उद्देश्य से एक संघ की स्थापना की, जिसको यूरोपीय संघ कहा गया। तो उसी तरह से जो आसियान है उसका भी मेन मोटिव यही था कि अपने क्षेत्र में आने वाले जितने भी आपके राज्य हैं या देश हैं तो वो मिलकर अपना विकास कर सकें। तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी व्यक्ति है वो अकेले अपना विकास नहीं कर सकता। इसी तरह से राष्ट्र के साथ भी यही चीज़ लागू होती है। राष्ट्र को भी अपना विकास करने के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अन्य देशों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वो संगठन बनाते हैं। तो आसियान की फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यानी जितने भी दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं, अब आप कहोगे कि दक्षिण एशिया कहाँ है, तो हमारे भारत के राइट साइड जो भी कंट्रीज आती हैं तो वो दक्षिण एशिया कहलाती हैं। जैसे आप इस मैप को देखो तो यहाँ पर आपका चीन है, तो चीन के साथ में यानी हमारा चीन के नीचे भारत है, तो भारत के साइड में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, तो ये जो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, तो ये सारी कंट्रियां ये दक्षिण एशिया में आती हैं। और इन्हीं राष्ट्रों ने मिलकर 10 राष्ट्रों ने मिलकर दक्षिण एशिया बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 राष्ट्रों ने मिलकर बनाया है, तो इससे पहले 5 राष्ट्रों ने मिला, आपस में इन्होंने संधि की, उसके बाद दक्षिण एशिया अस्तित्व में आया। अब हम इसकी तरफ देखते हैं। आप सभी को पता है जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उससे पहले एशिया कई बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ था। यानी यूरोपीय लोगों ने और जापानी लोगों ने दक्षिण एशिया को गुलाम बनाया था। यानी एशिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जिसको उन्होंने गुलाम ना बनाया हो। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सामने आई, आर्थिक पिछड़ापन था। जैसे एशिया के अंदर हमारा भारत भी आता है, तो हम अपने भारत से ही लेकर चल सकते हैं कि हमें अपने राष्ट्र का निर्माण भी करना था, आर्थिक पिछड़ापन भी था, गरीबी थी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। और दूसरा क्या था, आप सभी को पता है कि 1945 में शीत युद्ध शुरू हो गया था। जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ वैसे ही शीत युद्ध ने जन्म ले लिया। अब यह दिक्कत आने लग गई थी कि महाशक्तियों के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। यानी महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ, वह बार बार जोर लगा रहे थे कि किसी भी तरह से वह हमारे साथ मिल जाए। तो इस तरह की टकराव भागम भाग की स्थिति से दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। तो इसने क्या करा, दक्षिण एशिया ने बांडुंग सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इन सब के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने की कोशिश की। तो इसी के चलते इन्होंने क्या करा, आसियान बनाया। तो आसियान की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, पेपर में एक क्वेश्चन तो ये आता है कि आसियान की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब हम इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं कि यह अस्तित्व में कब आया। 1967 में बैंकॉक में 5 देशों ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए कि आज से हम 5 देश
आपस में एक दूसरे के क्षेत्र की तरफ विकास करेंगे। धीरे धीरे इनके अंदर और भी बदलाव हुए। पहले इनका मेन मोटिव था कि आर्थिक मामलों से संबंधित हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इस तरह से 1967 में ये बैंकों घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना हो गई। और आसियान का उद्देश्य था मुख्य रूप से आर्थिक विकास करना, किसी भी तरह से अपने देशों को आगे बढ़ाना, अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी, इन सारी व्यवस्थाओं को दूर करना, इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना। और साथ ही इनका मोटिव यह भी था कि अगर हम अपना आर्थिक विकास करेंगे तो कहीं हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पीछे ना रह जाए। यानी कई बार आपने देखा होगा कि हम कोई भी देश है अपना विकास करता है तो अपनी संस्कृति को भूलता जाता है और दूसरे की संस्कृति को एडॉप्ट कर लेता है। जैसे अगर हम भारत देश की बात करें, हमारे भारत में पहले साड़ी, सूट वगैरह पहने जाते थे, लेकिन अब हम पे बाहरी देशों की कल्चर की छाप पड़ रही है। अब हमने अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से एडॉप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं कि किसी और की संस्कृति को एडॉप्ट कर लेना बेकार है, लेकिन यहाँ पर जो इनका मेन मोटिव था इन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का था कि हमें अपने सांस्कृतिक विकास को भी हासिल करना है, साथ ही हमें सामाजिक विकास को भी हासिल करना है। और इनका मेन मोटिव यह भी था कि हमें अपने देशों में शांति व्यवस्था को कायम करना है। ऐसा नहीं अपने पर्पस से या अपने अकॉर्डिंग, इन्होंने ये कहा था कि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदे नियम हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने देशों में शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। लेकिन बाद के जो वर्ष हैं उनके अंदर 5 देश और शामिल हो गए: ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया ये भी इसके अंदर शामिल हो गए। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 10। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आसियान के संस्थापक सदस्यों के नाम बताओ, तो आप 5 देशों के नाम बताएंगे। अब वो 5 देश कौन से हैं? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया। और 5 देश बाद में कौन से जुड़े? ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो इस तरह से इनकी संख्या 10 हो गई। तो यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। यहाँ पर एक बात क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि यूरोपीय संघ ने क्या करा था कि इन्होंने कहा था कि सभी देशों में वही करेंसी रहेगी, यूरो, और साथ ही इन्होंने कहा था कि इनका एक साझा बाजार होगा। साझा बाजार तो इनका भी है आसियान का, लेकिन जो इनका संविधान, झंडा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने अपने आप को यूरोपीय संघ की तरह अधिराष्ट्रीय संगठन नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने कहा कि हम जो 10 कंट्रीज़ हैं मिलकर एक दूसरे देशों का विकास करेंगे, आर्थिक विकास की तरफ ध्यान देंगे और साथ ही अपना एक साझा बाजार भी शेयर करेंगे, जिससे कि वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को बेच सकें और अपनी संस्कृति को बचाए रखेंगे और साथ ही साथ अपना सामाजिक विकास भी करेंगे। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि आपसे मैप के जरिए कहा भी जाता है कि आसियान की कंट्रीज़ को आपको फिल करना है। तो आपको इन कंट्रीज़ को अच्छे से देख लेना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर आती है और आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो आसियान है इन्होंने काफ़ी यश कमाया है, यानी इनका काफ़ी नाम हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि इनकी जो व्यवस्था है वो टकराव रहित है, आपस में ये देश लड़ाइयाँ नहीं करते, तो इसीलिए इसको आसियान शैली भी कहा जाने लगा है। तो आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि जो ये सभी की जो राष्ट्रीय सार्वभौमिकता है उसको नुकसान ना पहुंचाए और बिना नुकसान पहुंचाए अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। तो दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। तो आप सभी को पता होगा कि जब इन्होंने आसियान शैली को बनाया तब इनकी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी और अब इनकी अर्थव्यवस्था आप देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी आर्थिक तरक्की की है। और 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय,
आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभ बनाए थे। तो आपको ध्यान देने की बात है, ये कई बार पूछे जाते हैं कि जो आसियान के 3 स्तंभ हैं वो कौन-कौन से, एक तो सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये 3 स्तंभ बनाए हैं और ये कुछ हद तक यूरोपीय संघ से ही मिलता-जुलता है। और आसियान सुरक्षा समुदाय का मेन उद्देश्य यह है कि अगर किसी क्षेत्र के साथ विवाद हो जाते हैं, किसी भी राष्ट्र के एक दूसरे के साथ विवाद हो जाते हैं, तो उन्हें हमें सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना और आपस में विचार करके, बातचीत करके इन मुद्दों को ख़त्म करना है और कोई उपाय निकालना है। तो 2003 तक की बात करें तो आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, तो जिसके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, एसचेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की है। तो हम कह सकते हैं कि 10 राष्ट्र हैं वो आपस में बड़े मेल मिलाप के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि कई बार टकराव नहीं होता, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उनके मध्य टकराव होते हैं, लेकिन इन टकराव को वो बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आसियान के देश हैं तो उनकी सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। अब आपको ध्यान देने की बात है, इसमें 4 पॉइंट्स बनते हैं आपके। एक तो बनता है कि जो आसियान है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता है 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना हुई थी। और इसके अंदर कितने देशों इन्वॉल्व थे, शुरू में 5 थे और बाद में 5 और जुड़ गए। और उसके बाद जब 2003 में कौन कौन से स्तंभ बने थे, सुरक्षा स्तंभ, आर्थिक स्तंभ और सामाजिक और सांस्कृतिक स्तंभ बना था। अब बात होती है कि जो आसियान क्षेत्रीय मंच है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई है 1994 में। तो उसकी स्थापना 1994 में हुई है। तो इसका मेन मोटिव यही था कि इन देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाया जाए, जिससे कि यह और ज़्यादा विकास कर सके और आपसी लड़ाइयों को ईजिली दूर किया जा सके। तो एक तरह से देखा जाए ये शुरू में एक आर्थिक संगठन था और ये वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की जो कुल अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी इनका जो विकास है वो बहुत अधिक तेजी से हो रहा है। यानी इनकी जनसंख्या भी कम है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी ये अपने विकास करने पर बहुत जोर दे रहे हैं। तो इसके चलते इस क्षेत्र में और इसके बाहर इसके प्रभाव से तेजी से वृद्धि हो रही है, क्योंकि सभी राष्ट्रों को लगता है कि इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी इन देशों ने इतनी तरक्की कर ली है। तो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है। तो जो इन्होंने एक आर्थिक समुदाय बनाया है तो उनका मोटिव यही है कि हमें एक साझा बाजार बनाना है और उत्पादन आधार तैयार करना है तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करनी है और भी देशों का विकास करना है। तो एक तरह से इन जो देशों की सोच है वो काफ़ी अच्छी है और शायद इसी वजह से वो और ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। तो क्षेत्रीय संगठन आप सभी को पता चल चुका है कि क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं। जब आपस में आसपास के कुछ देश मिलकर एक संगठन बना लेते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि अपना आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, तो इन्हें क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। तो इसका विजन दस्तावेज है जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। तो आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है कि हमें आपस में कोई टकराव नहीं करना है, हमें नॉर्मली हर कंट्री से बातचीत करनी है और उसका हल निकालना है। तो इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। तो जो कंबोडिया के साथ टकराव हो रहा था तो इसको इन्होंने ख़त्म किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है, जिससे कि पता चल सके कि किस देश में किस तरह से आर्थिक सामाजिक विकास हो रहा है और विकास करने के लिए और कौन कौन से महत्वपूर्ण
कार्य किए जाने चाहिए। और जो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति है, तो उसने क्या करा है कि भारत और चीन जैसे जो देश हैं जो विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में और आकर्षक बना दिया है। अब शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। यानी जो हमारी विदेश नीति थी उसका मेन पर्पस ये था कि हमें इस तरफ के देश अमेरिका, यूरोपियन कंट्री के साथ ज़्यादा सहयोग करना है। लेकिन अब हाल ही के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। तो भारत ने जो 2 आसियान के देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। तो मुक्त व्यापार का यानी कोई भी टैरिफ नहीं होंगी, कोई भी वादा नहीं होंगी, हम एक दूसरी कंट्री के साथ ईजिली व्यापार कर सकते हैं। तो 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। तो आसियान की जो असली ताकत है वो उसके सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। तो यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच भी उपलब्ध कराता है। तो अब हमारे भारत ने पहले जो हमारे भारत की नीति थी, भारत ने 1991 में लुक ईस्ट नीति अपनाई थी और उसके बाद जो 2014 में एक्ट नीति को अपनाया है। तो इसके अंदर क्या है कि हमें जो एशियाई देश है उनके साथ संबंध को अच्छा बनाना है, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना है और अपने देश का आर्थिक विकास करना है। तो एक्ट नीति लुक नीति थी, उससे क्या हो गया है, एक्ट नीति बन चुकी है। तो लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति बनने के बाद अब हमें काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलते हैं। तो अब हमें भी लगने लगा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी हो सकता है कि कुछ आने वाले सालों में ग्रोथ कर सके, अगर हम इसी तरह से अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेंगे, परस्पर उन देशों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, तो हमारे देश को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इसके 30 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो जो 30वां शिखर सम्मेलन है वो इनका 2014 को फिलीपींस के मनीला में संपन्न हुआ था। तो आपसे सम्मेलन भी पूछे जा सकते हैं कि कितने इनके सम्मेलन हो चुके हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था वो था हमारा आसियान से रिलेटेड। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चीन और जो हमारे एडेड टॉपिक हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा और जैसा कि मैंने आपको बताया मैं आपको अब नोट्स के थ्रू भी अवेलेबल कराऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।